गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खंड ख का हरियाणवी भाषा साहित्य का इतिहास। खंड क जो गद्य भाग है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि उन 6 लेसन के जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय, उन सभी निबंध की व्याख्या और उनके लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी हैं। तो आगे हम अब खंड ख के अंदर हरियाणवी भाषा साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है हमारा हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप अच्छी तरह से परिचित हैं, हम हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारी जो मातृभाषा है वो हरियाणवी है। तो इसी हरियाणवी भाषा का उद्भव प्रारंभ कब हुआ और इसका विकास कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर जो भाषा है वो विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा मानवीय हृदय में संचित भावनाओं एवं संवेदनाओं को प्रसारित करती है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मस्तिष्क में जितने भी विचार, इमोशंस जितने भी पैदा होते हैं उनको प्रसारित करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के बिना मनुष्य का जो जीवन है वो अधूरा है। मानव जाति के को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए और उसको सामाजिक धरोहर बनाने के लिए भाषा अनिवार्य है। यहाँ पर जो भाषा का विकास है उसके ऊपर आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक जितने भी अवस्थाएं अर्थात जितने भी स्तर होते हैं वो सभी स्तर भाषा को प्रभावित करते हैं। यह मानव की नैसर्गिक संपत्ति ही नहीं, नैसर्गिक यानी कि यह प्राकृतिक संपत्ति है। इसके ऊपर कोई एक दो व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता। यह सब के लिए स्वाभाविक रूप से प्राप्त करने वाली संपत्ति है और यह मानवीय समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का एक प्रमुख साधन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कंसेप्ट क्लियर किया यहाँ पर कि भाषा होती क्या है, किस काम आती है, मनुष्य के लिए कितनी ज़रूरी है। अब जानेंगे हम कि हरियाणवी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति अर्थात वो कहाँ से पैदा हुआ, उसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ी। तो इसलिए इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर जो हरियाणवी शब्द है हरियाणा, हरियाणा के अंदर जो वी प्रत्यय है उसके योग से हुई है। जिस प्रकार से हम संज्ञा से, सर्वनाम से अनेक भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रकार से हम जो मूल शब्द होते हैं उनके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा जो शब्द है, जो हमारे प्रदेश का नाम है, उसके अंदर वी प्रत्यय लगने से हरियाणवी शब्द का निर्माण हुआ है। यह हरियाणा प्रदेश के निवासियों और उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसका द्योतक है, यानी कि उसका सूचक है। विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी को भिन्न भिन्न नामों से जाना है, अर्थात उनका नामकरण किया है, अभिहित किया है, जिसमें कोई बांगरू कहता है तो कोई कोरवी कहता है, कोई दक्षिणी हिंदी कहता है, जाटू, खड़ी बोली आदि अनेक नाम दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में हम हरियाणवी भाषा और हरियाणा को किस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया है उसको जानेंगे कि हरियाणा शब्द सुस्पष्ट रूप से उन लोगों का गुणगान करता है जिन्होंने हमारे देश को प्रभावी संस्कृति प्रदान की है। हरियाणवी उन्हीं की भाषा है। यहाँ पर हरियाणवी भाषा के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर गुणगान किया गया है। जहाँ पर हरियाणवी शब्द आ जाता है, हरियाणवी लोगों की जो गुण हैं, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो सहयोग की प्रवृत्ति है, उनके अंदर जो सहनशीलता है, वीरता के जो गुणगान हैं वो गाए जाते हैं।
इस प्रकार से हरियाणवी जो भाषा है, उस भाषा को मानव जाति की विकास उन्मुख सामाजिक धरोहर माना जाता है। इसके विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जितने भी स्तर होते हैं, जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उस समय की, वो सभी उसको प्रभावित करती हैं और उसको आगे बढ़ने में योगदान देती हैं। यह सर्वसिद्ध है, अर्थात इस बात को सब जानते हैं, सर्वसिद्ध, इस बात को सब जानते हैं कि विश्व की प्रत्येक भाषा का विकास किसी न किसी बोली से हुआ है। बोली यानी कि एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, लैंग्वेज, जो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी दिनचर्या को पूरी करने के लिए यूज़ की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। धीरे धीरे उस बोली का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है और वह ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने लगती है। इस प्रकार उसकी मांग बढ़ती है तो उसे भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ पर भाषा और बोलियों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि बोली से ही भाषा का निर्माण होता है। यह संबंध ठीक वैसा ही है जैसा वृक्ष और उसकी शाखाओं का होता है। एक वृक्ष भाषा होती है, पूरा जो वृक्ष है वो भाषा है, और उसकी जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो अनेक बोलियां हैं। जिस प्रकार हमारे भारत देश की जो राजभाषा है वह हिंदी है, और जो पूरा भारत है वह एक वृक्ष है, परंतु उसकी राज्यों के रूप में अनेक टहनियाँ हैं, और राज्यों में कहीं हरियाणवी बोली जाती है तो कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं तमिल भाषा बोली जाती है तो कहीं अरबी फारसी भी बोली जाती है। तो इस प्रकार से वो उनकी बोलियां हैं। यहाँ पर यह सत्य है कि भाषा परिनिष्ठित रूप ग्रहण करने हेतु लोक प्रचलित बोलियों से ही जो पौष्टिक तत्व होते हैं, अर्थात जो अच्छे शब्द होते हैं, उनको ग्रहण कर लेती है, और वह देववाणी के पद पर आसीन समृद्ध संस्कृत भाषा भी कभी लोक भाषा ही थी। इस संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी से इस तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है कि प्रत्येक युग में साहित्यिक भाषा के समानांतर कोई न कोई लोक भाषा अवश्य प्रचलित रहती है। साहित्यिक भाषा स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे देश का साहित्य लिखा जाता है। अर्थात साहित्य आप पहले पढ़ चुके हैं। साहित्य का मीनिंग है जिसमें हमारे देश का जो कथाएं हैं, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जिसके अंदर अनेक जो दो विधा हैं हमारे साहित्य की, गद्य और पद्य, उसके अंदर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाली जो पूर्वजों की धरोहर है, जिसको अनेक उपनिषदों में, ग्रंथों में समाहित किया गया है, उसको साहित्य कहते हैं। तो साहित्य प्रतिष्ठित भाषा वह होती है जो साहित्य को, अर्थात किसी भी महान कथा को उपन्यास के रूप में, निबंध के रूप में, रिपोर्टाज के रूप में लिखने के लिए वह मदद प्रस्तुत कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर संस्कृत जो भाषा है वह साधारण जन समाज के व्यवहार के लिए सरल नहीं रही। संस्कृत भाषा को थोड़ा सा टफ माना जाता है, और इसलिए उसके शब्दों को धीरे धीरे, जैसे हम हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ाते हैं, जो तत्सम शब्द होते हैं स्टूडेंट्स वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और जो तद्भव होते हैं उनको सरल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तन, अर्थात उसको सरल कर दिया गया, और संस्कृत ने हिंदी का जो रूप है वो प्राप्त कर लिया। जो संस्कृत है उसे प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, शौरसैनी भाषा, इस प्रकार से काफ़ी समय लगा, काफ़ी सालों के बाद हिंदी तक पहुंची। परंतु आज भी संस्कृत भाषा का ज्यों का त्यों महत्व है, चाहे वह आम समाज में न बोले जाए, परंतु उसका जो साहित्य है वो प्रतिष्ठित है। डॉक्टर जयनारायण कौशिक ने हरियाणवी की सीमाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो दिल्ली को हरियाणवी का केंद्र बिंदु अगर हम मानकर चले तो मोटे तौर पर इस क्षेत्र में वे स्थान आते हैं जो यमुना नदी से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नहरों से सिंचित होते हैं, अर्थात सींचे जाते हैं, जहाँ
यमुना नदी से निकलने वाली जो पूर्वी और पश्चिम नहर हैं उनका जल जिन क्षेत्रों में पहुंचता है वही हरियाणा प्रदेश की सीमाएं उनसे लगती हैं। यमुना नदी ताजे वाला से पहली बार मैदानी भाग पर वह अवतरित होते हैं और वर्तमान हरियाणा राज्य मोटे रूप से वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इस में करनाल, हिसार, भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव आदि क्षेत्रों को जो यमुना नहर है वो वर्तमान में सींचती है और इस क्षेत्र में हरियाणवी की बांगरू बोली, अहिरी बागड़ी, मेवाती, अम्बालवी आदि उपबोलियां बोली जाती हैं। उपबोलियां स्टूडेंट्स, उपबोलियों से बोली बनती है और बोली से भाषा बनती है। यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण चंद्र ने हरियाणवी भाषा के संबंध में कहा है कि यह कोरवी अर्थात संपूर्ण अम्बाला मेरठ जो है वो कमिश्नरियों की भाषा है, यानी कि जो कश्मीर से आए हुए लोग हैं वो धीरे धीरे जिन्होंने हरियाणा में अपना रोजगार शुरू किया है, यहीं पर उन्होंने वो पुनर्वास के रूप में रहना शुरू किया है, तो वो अपनी बोली को जो साथ लेकर आए थे उस क्षेत्र में उनकी बोली का प्रसार हुआ और धीरे धीरे वह हरियाणवी बोली का एक हिस्सा बन गए। गंगा और यमुना के बीच सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलों का जो संपूर्ण भाग है वो गंगा के पूर्व बिजनौर, जमुना के पश्चिम करनाल, रोहतक, हिसार, दिल्ली कोरवी भाषा है। गुड़गांव के बहुसंख्यक लोग यही भाषा बोलते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य है स्टूडेंट्स वो है कि एक ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बोली है वह है हरियाणवी, परंतु हरियाणवी बोली की भी कुछ उपबोलियां हैं और वो उपबोलियां हरियाणा के किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी बोली जाती हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आम समाज में भी इन बातों का विस्तार से वर्णन होता है। दिनचर्या के अंदर भी कई बार जिक्र आ जाता है। हम किसी किधर से आई हुई किसी औरत को, किसी पुरुष को हम उसकी भाषा से जान जाते हैं कि यह बांगरू है, बागड़ू है। इस प्रकार से हम उनको कई बार तो उसी नाम से बोलना शुरू कर देते हैं, उनका नामकरण कर देते हैं। जो वैदिक भाषा और हरियाणवी जो भाषा है उनका आपस में क्या संबंध है? हरियाणवी बोलियों का जो विकास है वो अन्य आर्य भाषाओं के विकास क्रम के ही समान हुआ है। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश गंगा यमुना का अनूठा हरित एवं हरियाली का क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ पर नहरों का जल लगता है वो प्रदेश हरे भरे होते हैं, वहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं, तो इसलिए उसको हरित प्रदेश कहा गया है। यहीं पर वेदों की रचना हुई। आप स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों के अंदर हमारे पूरे इतिहास को लिखा गया है और वेदों के अंदर जो आज भी होने वाली चीज़ें हैं वो बहुत समय पहले लेखक लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से जो वेदों की रचना हुई है कहते हैं कि वो ब्रह्मा ने की हैं, अर्थात स्वयं देवी देवताओं ने उनकी रचना की है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। स्वाभाविक रूप से वेदों की जो रचना है वो पूर्व यहाँ जिस प्राकृतिक भाषा और बोली का प्रयोग होता था उसी बोली में वो लिखे गए हैं, उन्हीं को वो गौरव प्राप्त हुआ है। वेदों की जो कृषि प्रधान संस्कृति है उसमें जिस शब्दावली का प्रयोग होता है आज भी उसके अवशेष बोलियों में सुरक्षित मिलते हैं। जैसे अनपढ़वा नारी को बोलते हैं, उद्वी ऊंट को बोलते हैं, गोष्ठ गितवाड़ा होता है, शल्य शैल शैलग छैलड़ पड़विस पड़ोस, इन शब्दों का हम जो आज प्रयोग करते हैं तो उसके जो पहले प्रयोग किए गए जो शब्द हैं जो प्राकृत भाषा के हैं जो वेदों में रचित हैं वो आज भी हमारे प्रदेश में कहीं न कहीं बोले जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये तो था कि वैदिक जो भाषा है और उसका हरियाणवी के अंदर कौन कौन से शब्द मिलते हैं, क्या हरियाणवी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो कब से हुआ है। तो वेदों
में भी हरियाणवी भाषा के शब्दों को सम्मिलित किया गया है। वहाँ उस पर सबूत मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि जब वेदों की रचना हुई तो हरियाणवी भाषा का विकास हो चुका था। तो आगे संस्कृत और हरियाणवी। वैदिक भाषा के उपरांत संस्कृत भाषा का उदय हुआ। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। कहते हैं कि सभी भाषाओं का जो उदय है वो संस्कृत भाषा से, क्योंकि संस्कृत भाषा से बताया मैंने आपको कि प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, सौरसैनी भाषा, इस प्रकार से फिर हिंदी भाषा, तो ये जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। यह वर्तमान युग में भी विश्व की समस्त भाषाओं पर इसका वर्चस्व अर्थात अधिकार स्थापित है। इसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ईस्वी पूर्व पर ध्यान दें, ये ना माने कि पहले 1500 ईस्वी बोल रखा है और फिर 500 है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ईसा शुरू हुई हमारी, जो हम सन बोलते हैं जिनको, जैसे आज 2021 ईस्वी है, वो ईस्वी पूर्व नहीं है, तो इनसे पहले 1500 और उससे फिर 500 ईसा तक, कहने का तात्पर्य है कि 1000 वर्ष तक इसका वर्चस्व रहा। यहाँ पर यदि हम हरियाणवी भाषा का विश्लेषण करें तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसमें संस्कृत भाषा के हजारों तत्सम शब्दों का समावेश निहित है। तद्भव तथा सादृश्य शब्दों की भी संख्या अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत शब्दावली हरियाणवी का परिष्कृत तथा संस्कारित रूप है। यहाँ पर है प्राकृत और हरियाणवी। संस्कृत भाषा के बाद संस्कृत का रूप बदलकर प्राकृत में आया, और जब संस्कृत और वैदिक भाषा के अंदर हरियाणवी के शब्द पाए जाते हैं तो यहाँ प्राकृत के अंदर भी अनेक शब्द हरियाणवी के मिलते हैं। जैसे प्राकृत में अखाड्य, हम खाड़ा बोलते हैं, जैसे हरियाणवी के अंदर, हिंदी के अंदर अखाड्य बोलते हैं। कपण, कण, कोण, कढ़ाई, काढ़से, उबालता, जैसे दूध को हम उबालते हैं तो क्या कहेंगे कि काढ़ है। तो यहाँ पर कढ़ाई, काढ़से, कोथल, कोयली को बोलते हैं। जैसे हिंदी के अंदर शब्द थैला होता है, और कोथली, यहाँ पर ये कोथली शब्द है स्टूडेंट्स, जिसको हम थैला बोलते हैं, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ये खिजई, क्यों खिजे से, खिन होना, उदास होना। जोई, जो है अर्थात दिया जलाना। तावई, तावा से अर्थात गर्म करना। जैसे हम हरियाणवी शब्द में बोलते हैं कि घी ताना है। तो इस प्रकार से ये था हमारा प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आया, अभी बताया आपको कि अपभ्रंश। इसी प्रकार अपभ्रंश तथा हरियाणवी। तो अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा रही है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो कई बार स्टूडेंट्स को इस बात में डाउट रहता है कि ये ईस्वी किस प्रकार लिखी जाती है। तो यह आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर पूर्व की बात नहीं है तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यानी कि तब हमारी ईशा जो सदी शुरू हो गई थी उसके बाद का समय है ये, वो पहले का समय था। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व ईसा नहीं लिखा गया है, और पहले छोटी रकम है और उसके बाद बड़ी अर्थात संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अपभ्रंश भाषा है उसमें भी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं का अनूठा संबंध है। इस अपभ्रंश भाषा से सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैशाची 5 भाषाओं का विकास हुआ। सौरसैनी जो प्राकृत है उससे हिंदी भाषा का विकास हुआ, जिसमें हम पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी का जन्म हुआ। ये इसका विकास क्रम है। इसी प्रकार हिंदी तथा हरियाणवी। अब हमें यहाँ पर हिंदी और हरियाणवी पर पहुँच गए हैं, जिसका काफ़ी अंतर नहीं है। पश्चिम हिंदी से जैसे ब्रज है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कनौजी है, खड़ी बोली है, ये उपभाषाएं हैं, और इन्हीं में हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसमें हिंदी के समान संस्कृत भाषा की तत्सम तथा तद्भव शब्दावली की अधिकता है, और इसमें सय क्रिया इस प्रकार की एक प्रमुख पहचान है।
कि हिंदी में है की जगह हरियाणवी में हम से बोलते हैं। जहाँ भी हम है, हिंदी भाषा का जो शब्द है वो हरियाणवी में हम स्टूडेंट्स से बोलते हैं। आप कभी जब भी मतलब दिनचर्या के अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग करें तो उसमें आप महसूस करके देखना कि हम है की जगह से का प्रयोग करते हैं। एक प्रमुख पहचान है हरियाणवी बोली की। उर्दू हरियाणवी में भी काफ़ी ऐसे शब्द मिलते हैं, जैसे तुल्य के अंदर एक समानता है। अमली, अमली हरियाणवी में है। अकीदा, अकीदा भी हरियाणवी में बोलते हैं। एन, एन फारसी के अंदर जिसको लाभ बोलते हैं, हरियाणवी में भी लाभ बोलते हैं। अजसर, हरियाणवी में भी अजसर पर शब्द यूज करते हैं। दिलावर, हरियाणवी में भी दिलावर। इसी प्रकार कुछ तद्भव शब्द हैं। अलगोजा, अलगोजा हिंदी में बोलते हैं। ओसाण, उसाण आ गया। सांस आना, थोड़ा आराम मिलना। और मस्जिद, मैजत। वजीर, उजीर जब नाम रखते हैं हमें तो गांव के अंदर वजीर नाम होता है जिस भी पुरुष का, उसको सीधा उजीर बोलते हैं। इस प्रकार की का जो डिफरेंस है वो हमारी हरियाणवी और हिंदी भाषा के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त जो जितने भी हमने आधार पढ़े हैं, जैसे वैदिक भाषा हरियाणवी, संस्कृत भाषा हरियाणवी, प्राकृतिक भाषा हरियाणवी, अपभ्रंश हरियाणवी और हिंदी हरियाणवी, इन सभी के आधार पर विश्व में किसी भी भाषा का जो विकास है जन भाषा, जन बोली, बोली से होता है। प्रत्येक भाषा के विकास की एक अद्भुत परंपरा होती है। यहाँ पर भाषा विविध पड़ाव, ये सभी पड़ाव थे कि वैदिक भाषा से होकर संस्कृत में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर हिंदी में, और हिंदी में भी फिर शोरसेनी भाषा से, पश्चिम शोरसेनी से होती हुई ये यहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर सभी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इसके ऊपर प्रभाव भी डालती हैं। तो इस प्रकार से हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास की जो परंपरा है वो अनूठी है, अनोखी है। स्टूडेंट्स, ये हरियाणा प्रदेश की एक विशिष्ट भाषा है। इसमें प्रचुर अर्थात काफ़ी मात्रा में साहित्य उपलब्ध मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक कि हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। हरियाणवी भाषा कब से बोली जाने लगी है, इसका में जो साहित्य है वो कितनी मात्रा में मिलता है, और आज भी हिंदी भाषा में कितना साहित्य लिखा जाता है, तो किन किन पड़ावों से गुजर कर यह आज हमारे सामने है। और इससे हरियाणवी शब्द से हरियाणा में रहने वाले, हरियाणा प्रदेश में रहने वाले पुरुषों का, मनुष्यों का, जनमानस का, कहने का तात्पर्य है कि जनमानस का किस प्रकार गुणगान गाया जाता है, इस शब्द से ही कितना गौरव प्राप्त है हमें। तो आज के लिए ये आपका टॉपिक था। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।